मैं डॉक्टर अनिल जेव गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से कानूनों के निर्वचन के बारे में बात कर रहा हूँ। और आज हम इसमें मैंडेटरी एंड डायरेक्टिव इनेक्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, या ये कहेंगे आज्ञात्मक या आदेशात्मक निर्देशात्मक अधिनियमितियाँ। तो सामान्यतः तो विधायिका का ये माना जाता है कि विधायिका द्वारा ये किसी कानून की भाषा में ये लिखा हुआ होता है कि 2-3-4 शब्द होते हैं, जैसे करेगा, कर सकता है, अवश्य करना चाहिए, या ऐसे शब्दों का जो अभिव्यक्ति होती है उसको ये कह सकते हैं कि करेगा या अवश्य करना चाहिए, तो इसको मैंडेटरी माना जाता है, यह एक कि आज्ञात्मक है और इसकी अनुपालना की जानी चाहिए। और दूसरे शब्द हैं कि कर सकते हैं, तो ये कर सकता है शब्द है वो सामान्यतः निर्देशात्मक या डायरेक्टिव मान के इसको मतलब डायरेक्टिव मानेंगे, इसको मैंडेटरी नहीं मानेंगे। मैंडेटरी में तो किया जाएगा शब्द आना चाहिए, और किया जा सकता है वो डायरेक्टिव में आता है। लेकिन ये न्यायपालिका द्वारा विभिन्न अपने निर्णयों में ये दर्शाया गया है कि ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा कोई नियम नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका जब उनके समक्ष कोई समस्या आती है और उस समस्या के समाधान के लिए न्यायालय द्वारा जब निर्णय दिया जाता है, तो उस निर्णय को कई बार मैंडेटरी को डायरेक्टिव या डायरेक्टिव जो हम अभी बात करें तो किया जा सकता है, करेगा शब्दों को इनको एक दूसरे की तरफ ले लिया जाएगा, या ये कहेंगे किया जा सकता है को मैंडेटरी मान लेते हैं, और कई बार ये करेगा शब्द को डायरेक्टिव भी मान लिया जाता है। ये न्यायालय के विवेक की शक्ति या ये विवेक के ऊपर आधारित परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया जाता है। अधिनियमित आदेशात्मक है अथवा निर्देशात्मक, यह कानून की परिधि और उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। उस कानून को सदा निर्देशात्मक माना जाता है जिसमें केवल निर्देश के विषय में उल्लेख किया गया है, परंतु जब निर्देशों के साथ स्पष्ट अनुबंधों द्वारा यह निर्दिष्ट हो कि यदि निर्देशों को माना नहीं गया तो कानून शून्य हो जाएगा। यदि निर्देशों को माना नहीं गया तो कानून शून्य हो जाएगा, तो वह कानून आदेशात्मक है। यह कहेंगे ऐसा कोई कानून है वो मैंडेटरी होगा। जब किसी उपबंध के अंतर्गत कोई कार्य न किए जाने को कानून दंडित करता है, तो वह जो इनेक्टमेंट है वो मैंडेटरी माना जाता है। तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मामला अभिनिर्धारित किया गया था, जिसमें जगन्नाथ वर्सेज जसवंत सिंह, इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 82 के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सामान्यतः चुनाव विधि का कठोर अर्थान्वयन किया जाना चाहिए, परंतु जब विशेष विधि स्वयं अधिकरण को किसी प्रक्रिया के अनुरूप याचिका के साथ कार्यवाही करने का प्राधिकार प्रदान करती है, तब जब इसके द्वारा अभिकथित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की अवहेलना के परिणाम के बारे में कुछ नहीं कहती है, तो अधिनियमित की प्रकृति केवल क्या होगी, डायरेक्टिव होगी। एक अन्य मामले में जो कि
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिनिर्धारित किया था संग्राम सिंह वर्सेज चुनाव अधिकरण। उसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रोसीजरल जो कानून है तथा उसकी प्रकृति न्याय के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधि का प्रमुख उद्देश्य न्याय सुलभ कराना है, न कि दंड अधिरोपित करना होने के कारण प्रक्रियात्मक विधानों का इस प्रकार का तकनीकी अर्थान्वयन नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि विधान का दोनों पक्षों के साथ न्याय करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए। एक जो अन्य मामला था जिसमें राम जी वर्सेस बिहार राज्य, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट में के द्वारा डिसाइडेड किया गया था। और इसमें ये था कि अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 के कतिपय उपबंधों के निर्वचन का प्रश्न था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य कारागार के भीतर जो अपराधी हैं, मतलब अपराधी हैं लेकिन जो ऐसी प्रकृति के अपराधी हैं जो कि पक्के अपराधी हैं, उनके संपर्क में किशोर अपराधियों को नहीं आने देकर इन्हें पक्के अपराधी बनने से रोकना है। क्योंकि मान लो जो बड़े अपराधी हैं या पक्के अपराधी हैं या कहें कि मतलब, और उनके संपर्क में यदि कोई किशोर या कोई बच्चे नए जो जाएंगे, यदि उनके संपर्क में आएंगे तो हो सकता है कि वो भी बड़े अपराधी बन जाएं। इनसे बचाने के लिए इनको अलग से रखने की बात है। इसके लिए अपनाई गई विधि के अनुसार उनको अपराध के लिए सामान्य दंड न देकर, मतलब उन्हें पक्के अपराधियों के साथ न रखकर उनको संभावित सुधार करने का प्रयास करना है। कि व्यक्ति की आयु का प्रश्न है, उसके दायित्वों को निर्धारण करने के लिए नहीं है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी निर्धारित किया। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिनिर्धारित किया जिसको ज्योति प्रसाद मित्तर वर्सेज मुख्य न्यायाधीश AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट और पेज 961 में संविधान के आर्टिकल 217 के सबक्लॉज 3 के निर्वचन का प्रश्न था, जिसके अनुसार यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु का कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा तथा राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम होगा। परामर्श किससे लेंगे? मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे और उसके बाद में राष्ट्रपति जो भी निर्णय है उनका होगा वो अंतिम माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आदेशात्मक अपेक्षा है, ये मतलब मैंडेटरी अपेक्षा मानी गई है। एक अन्य मामले में जिसमें के नरसिम्हा वर्सेज सिंगरीगौड़ा में मैसूर नगर पालिका अधिनियम 1951 की सेक्शन 27 के सबक्लॉज 3 के बारे में ये प्रयुक्त शब्दों में कि 3 पूर्ण दिनों का नोटिस दिया जाएगा के निर्वचन का प्रश्न था। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में ये माना कि ये इन उपबंधों के परीक्षण से निर्देशात्मक अभी निर्धारित किया। एक अन्य मामला था जिसमें चंद्रमोहन वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य की बात है, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अभी निर्धारित किया गया कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्तियों के मामले में उच्च न्यायालय से परामर्श करना एक आदेशात्मक अपेक्षा है।
तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यदि किसी राज्य की राज्यपाल द्वारा नियुक्तियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श की बात है उसमें ये कहे कि वो भी एक आदेशात्मक अपेक्षा मानी गई है।